हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 19। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 19वां वीडियो है। और इससे पहले 18 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे यूनिट नंबर 11 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न, और ये है भाग 2। तो एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का दूसरा भाग आज हम लेकर आए हैं। ठीक है बेटे, और भाग नंबर 2 में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 17 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक करने में ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक करने में भाप वाष्पशील समावयवी का नाम बताइए। पृथक करने में भाप वाष्पशील समावयवी का नाम बताइए। तो हमें बताना है कि कौन सा समावयवी पहले वाष्पित हो जाएगा या भाप में बदल जाएगा। और इन्होंने कहा है कारण दीजिए, कारण भी बताना है कि क्या कारण है। एक तो है बेटे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इनमें से पहले कौन सा भाप में कन्वर्ट होगा या किसका वाष्पन जल्दी होगा। ठीक है, उसका वाष्पन जल्दी होगा, वो जल्दी भाप में बनेगा जिसका क्वथनांक कम हो। जिसका क्या कम हो? क्वथनांक। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं। सबसे पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पहले समझ लें, फिर लिखेंगे इसके बारे में। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को यदि आप देखोगे, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे मैंने जोड़ दिया OH ग्रुप, OH ये जोड़ दिया। नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो जोड़ूंगा NO नेगेटिव और ये बन गया NO2। ठीक है, NO2 ग्रुप बन गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको बताया नाइट्रोजन एटम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप में। तो क्या होगा बेटे, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एक और बना दूं मैं सदस्य, यहां बना दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखो बिल्कुल ऐसे ही ये भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, OH N पॉजिटिव O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, मैंने लिख दिया नीचे ऑर्थो
नाइट्रोफिनॉल। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के 2 अणु लिए, 2 अणु मैं लेता हूं पैरा नाइट्रोफिनॉल के। ध्यान से देखिए जरा, पैरा नाइट्रोफिनॉल ये बनाया हमने बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बना दिया। इसके ऊपर है OH और नीचे जुड़ा हुआ है NO2 इस तरीके से, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दिखा दिया। लो एक और ले रहे हम, ध्यान से देखियो। ये बनाया हमने, थोड़ा सा नीचे बनाऊं, ये बनाया हमने बेंजीन रिंग। इसके टॉप पे OH और यहाँ जोड़ दिया NO2। ये है, ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के 2 अणु लिए हैं। अब थोड़ी सी बात समझने वाली है। देखो यहाँ एक बात ये समझने वाली है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में यदि आप तुलना करोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है इस बॉन्ड के, ध्यान से देखते रहियो, ये जो ऊपर OH है, इस OH का जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ सरके हुए होंगे? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर होगा आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर होगा आंशिक धनावेश। और यहाँ क्या होगा बेटे? यहाँ आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर सरके हुए होंगे? यहाँ ये नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ एक बॉन्ड बनेगा अंदर ही अंदर। ये जो बॉन्ड बनेगा ना, जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। प्लस और माइनस के बीच जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। यानी कि एक ही अणु के अंदर बंध बन गया है, हाइड्रोजन बंध। और ऐसा ही यहाँ भी तो होगा, ये OH है, यहाँ भी तो ऐसा ही होगा। इसका मतलब साफ है, ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है हाइड्रोजन बॉन्ड है। डॉटेड लाइन से जहां भी बॉन्ड बनाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, तो आप कहोगे कि सर ये एक ही अणु के अंदर है, तो इसे आप कह सकते हो अंतरा अणुक। क्या कह सकते हो? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, किसमें बने हैं? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बने हैं, उनसे एक बात तो साफ स्पष्ट होती है कि इस अणु को अपने अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों अणु आपस में तो जुड़े हुए नहीं है हाइड्रोजन बंध से, पर इन्होंने, इसने भी अपने अंदर ही हाइड्रोजन बंध बना लिया, इसने भी अपने अंदर ही हाइड्रोजन बंध बना लिया। इसका मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अणु एक दूसरे से, इन्हें कोई मतलब नहीं होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, इनमें यूनिटी नहीं होगी, इनमें एकता नहीं होगी, इनमें संगठन नहीं होगा। जब इनमें यूनिटी, एकता, संगठन नहीं है, इसे अपने से फुर्सत नहीं है और इसे भी अपने से फुर्सत नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को आप गर्म करोगे ना, तो ये आशा से पहले, उम्मीद से पहले ही उड़कर भाग जाएगा। इसका मतलब इसका वाष्पन जल्दी हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसे इससे कोई मतलब नहीं, इसे इससे कोई मतलब नहीं। इसे भी अपने 2 चावलों की खिचड़ी अलग बनानी है और इसे भी अपने 2 चावलों की खिचड़ी अलग बनानी है। इसका मतलब स्पष्ट है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसका क्वथनांक क्या होगा बेटे? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, वो जल्दी उड़ेगा। अब यदि यहाँ बात करें हम, यहाँ तो आप देख रहे ये नेगेटिव है और इधर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे होंगे, तो ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा मैं इसे बीच का गैप बढ़ा दूं, O नेगेटिव को थोड़ा सा ऊपर बना दूं, जिससे बॉन्ड आपको साफ नजर आए। ये O नेगेटिव को मैंने यहाँ बना दिया, O नेगेटिव, और H को बना दिया यहाँ। तो यहाँ जो बनेगा बेटे, ये जो बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड से एक बात नजर आती है, एक बात साफ दिखाई देती है आपको, कि ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक अणु और पैरा नाइट्रोफिनॉल का दूसरा अणु है, उन्हें एक दूसरे से मतलब है ना? मतलब
दोनों अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है, उस पैरा नाइट्रोफिनॉल में आप जितने भी अणु किसी बर्तन में भरोगे, सारे अणु एक दूसरे से जुड़े होंगे। किसके द्वारा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा। जब सारे अणु एक दूसरे से जुड़े होंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल के, तो इसका मतलब उनमें यूनिटी होगी, उनमें एकता होगी, उनमें संगठन होगा। यदि आप पैरा नाइट्रोफिनॉल को किसी बर्तन में भर के गर्म करोगे, तो यदि एक अणु उड़ना चाहता है तो दूसरा उसे रोकेगा उड़ने से, क्योंकि दोनों अणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ये जो हाइड्रोजन बंध यहाँ बना है, इसे कहते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अणुओं के बीच में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। तो अंतर अणु या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होता है अंतरा अणु, इंट्रामोलिकुलर। तो क्या होता है कि इसमें जब अंतर अणु हाइड्रोजन बंध है, तो ये एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे मजबूती से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इसलिए इनका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। सॉरी, इनका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि एक उड़ के भागने की कोशिश करेगा तो दूसरा रोकेगा ना, आसानी से आप इन्हें वाष्प में बदल ही नहीं सकते, भाप में बदल ही नहीं सकते हैं। तो इससे हमें एक बात स्पष्ट हुई है कि यदि आप इन दोनों के मिश्रण को एक बर्तन में लेके गर्म करोगे तो क्या होगा? पहले कौन सा उड़ेगा गर्म करने पे? यही तो उड़ेगा पहले, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्यों उड़ेगा पहले? इसलिए उड़ेगा क्योंकि इसमें अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध हैं जो एक ही अणु के अंदर बनते हैं। ये सारे अणु एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, इनमें यूनिटी नहीं है, और इनमें यूनिटी है। ठीक है, तो ये आसानी से उड़ जाएगा और ये नहीं उड़ेगा। बताओ, समझ में आई क्या बात? उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखो, चलो लिखना क्या है, यहां से लिख रहा हूं मैं। देखो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के एक अणु के अंदर ही, एक अणु के अंदर ही अंतरा अणुक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अणु के अंदर ही बॉन्ड जो बनता है उसे कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अणु, जिसके कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अणु एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। देखो, इसे अपने अपने से मतलब है, इसे अपने अपने से मतलब है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अतः इनका क्वथनांक बहुत कम होता है, यानी आशा से कम होगा, जितना होना चाहिए उससे कम होगा। इनका क्वथनांक बहुत कम होता है तथा ये सरलता से क्या हो जाएंगे? बताओ, सरलता से वाष्पित हो जाते हैं। ये बेटे क्या होंगे? सरलता से भाप में बदल जाएंगे। कौन बदल जाएंगे सरलता से? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये बदलेगा वाष्प में सरलता से। जबकि अब आ जाओ पैरा नाइट्रोफिनॉल पे। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल के अणुओं के बीच में
यानी दो अणुओं के बीच की बात हम कर रहे हैं। अणुओं के बीच में अंतर अणुक तो समझ रहे, इंटरमॉलिक्यूलर। अणुओं के बीच में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अतः इनके सभी अणु आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनके सभी अणु आपस में जुड़े होते हैं। अतः अणु जब सारे जुड़े होंगे आपस में, इनका क्वथनांक कैसा होगा बेटे? फिर इनका क्वथनांक अधिक होने के कारण, इनका क्वथनांक अधिक होने के कारण ये सरलता से, क्या लिखूं, वाष्पित नहीं होते हैं। बताओ ये बात समझ में आएगा आपके? तो हमें एक बात स्पष्ट हुई है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उड़ेगा पहले, पैरा नाइट्रोफिनॉल बहुत बाद में उड़ेगा। इन्होंने पूछा था किसका भाप आसवन या भाप वाष्पशील कौन सा है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ही है, यही उड़ेगा आसानी से। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखियो। क्वेश्चन 9 में कहा क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। क्यूमीन से करा रखा है तो क्वेश्चन, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो हमें बनाना है बेटे क्यूमीन से फिनॉल। आंसर लिखते हैं, चलो इसका ध्यान से देखना, याद आ जाएगा तुम्हारे। क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखा है। क्यूमीन ऐसा होता है बेटे, देखो ये है क्यूमीन, ध्यान से देखना, ये CH है, ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है। ये है बेटे क्यूमीन। क्या है? क्यूमीन है। जब इसके ऊपर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हो O2 का, यानी इसका ऑक्सीकरण करते हो, तो क्या होता है कि ये जो दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाती हैं। हालांकि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होती है, ऑक्सीडेशन वाली। इसमें पहले CH का एल्कोहल बनेगा, फिर एल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। पर यहाँ C और यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ आ गया आपका इस तरीके से, ये O2 डबल O लिखूंगा मैं यहाँ, COOH। ठीक है, ऐसे इस तरह होता है रिएक्शन। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इसे आप कह सकते हो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब क्या होगा देखो ध्यान से भाई, आपने क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करा तो क्या बना? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब हमें इसका करना है जल अपघटन। जब हम इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं, लिख दिया H2O H पॉजिटिव। ध्यान से देखना, अब ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला बॉन्ड टूटता है, H2O। H तो यहाँ जुड़ता है, OH यहाँ जुड़ता है, जो का तो जो यूज हुआ था वही निकल गया। H2O यूज करा, H2O ही निकल गया। देखो क्या निकला, ये H2O। आप तीर के नीचे लिख सकते हो H2O निकल गया है, जो यूज करा है वही निकला है। तो ज्यादातर बुक्स में H2O को दिखाते नहीं कि साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, हमने तो यहाँ दिखा दिया। पर वे इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वही आप यूज कर रहे हो और वही निकल रहा है। इसका मतलब यूं समझो कि उसे ना तो प्लस करना ना तो माइनस। पर हमने यहाँ दिखाया है कि H2O निकला है, ये निकला ना H2O। ये क्या निकला बीच में से?
CH3CO एसीटोन निकला। आप लिख सकते हो CH3COCH3। क्या निकला है बेटे? एसीटोन। और बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया है बताओ? OH। तो फिनॉल बन गया ना। क्या बना बेटे? फिनॉल। तो क्यूमीन से फिनॉल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, मैंने इस रिएक्शन को आपको पढ़ाया है पहले भी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटे? ठीक है, अब देखेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां कहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है बेटे? फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन ले लो। ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन, इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो NaOH का। NaOH गर्म कर दो इसे NaOH के साथ। जब NaOH के साथ गर्म करोगे तो क्या होगा? यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। ये HCl निकल जाएगा और आपका मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग के ऊपर ONa। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आ जाएगा ONa। पता है ना, सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम है। अब सोडियम इथॉक्साइड पे आप रिएक्शन कर दो HCl की। किसका रिएक्शन करो? HCl का रिएक्शन करो। HCl का रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये NaCl निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे आ जाएगा OH। ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया बेटे? फिनॉल बन गया ना। देखो, आपको पता है इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है बेटे? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। और इसका नाम आपको पता ही है क्या है? ये तो फिनॉल ही है। अब कुछ बच्चे इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं देखो जरा। कुछ बच्चे इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं कि क्लोरोबेंजीन लिया, ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, और एरो के ऊपर दिखा दिया दोनों चीज, NaOH भी दिखा दिया और फिर HCl भी दिखा दिया कि NaOH और HCl दोनों से रिएक्शन करानी है बारी बारी। ऐसे दिखा दिया। समझ रहे ना आप? क्या दिखाते हैं कि यहाँ से Na, यहाँ से Cl, कि NaCl निकल जाएगा, ये Na और ये Cl निकल जाएगा, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे आ जाएगा OH। ये OH वहां आ जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन है, वो फिनॉल है। तो इस तरीके से भी कुछ बच्चे रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, इथीन के जल योजन से इथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। इथीन के जल योजन से, इथीन के जल योजन से, इथीन के जल योजन से क्या बनाना है? इथेनॉल। इथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि। चौक में ही पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। क्रियाविधि लिखिए।
ठीक है बेटे। इथीन क्या है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है और उससे बनाना है इथेनॉल। मतलब ये पता हमारे से क्या पूछ रहे, ये हमारे से पूछ रहे कि ये जो होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो होता है इथीन। इसके ऊपर जब आप रिएक्शन कराते हो H2O का, तो H2O कैसे रिएक्शन करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी ये बॉन्ड टूटता है, एक तरफ तो H जुड़ेगा एक तरफ OH जुड़ेगा, प्रोडक्ट आ जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। देखो इथीन से इथेनॉल बना दिया। अब ये यूं कह रहे इसकी क्रियाविधि बताओ कैसी है, कहा ना इन्होंने क्रियाविधि मैकेनिज्म, तो हमें इसका क्रियाविधि लिखना है। तो यहां मैं हेडिंग लिख दूं क्रियाविधि, क्रियाविधि, हमें इसकी क्रियाविधि लिखनी है रिएक्शन की। ठीक है बेटे। अब क्रियाविधि में सबसे पहले हम करेंगे एल्कीन का प्रोटोनीकरण। नंबर 1 क्रियाविधि का पहला स्टेप, सबसे पहले क्या होता है, एल्कीन का प्रोटोनीकरण होता है, यानी एल्कीन के ऊपर जुड़ता है प्रोटॉन। एल्कीन का प्रोटोनीकरण, एल्कीन का प्रोटोनीकरण कैसे होता है ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल। आपको पता है कि ये तो है जल, और जल के अंदर आपने घोल रखा है अम्ल, यानी अम्लीय माध्यम में आप कर रहे हो जल योजन। तो क्या बनता है, H3O पॉजिटिव। क्या बना, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन आप इसे कह सकते हो। मतलब ये H2O तो पानी था, जल योजन करना है हमें, H पॉजिटिव कहाँ से आया, आपने विलयन को क्या कर रखा है, अम्लीय कर रखा है, एसिड की थोड़ी सी मात्रा घोल के। तो एसिड के H पॉजिटिव आयन जब पानी के साथ जुड़ेंगे तो H3O पॉजिटिव बनेगा। अब देखो होता है क्या, जैसे मैं कहूँ आपको ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड कार्बन, मान लो इथीन के 2 कार्बन दिखाए, तो जब इसके साथ ये H3O पॉजिटिव रिएक्शन करता है तो कैसे करता है, देखो HOH, देखो H3O बना दिया, एक इसके पास लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज भी है इसके पास। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ दिखा दूं, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। तो क्या होता है बेटे ध्यान से समझना कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे इधर, और ये H पॉजिटिव अटैक कर देगा किसी एक कार्बन के ऊपर। ये H पॉजिटिव बन के यहाँ किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा, तो होगा क्या कि ये जो कार्बन है आपका, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड तो पहले से ही थे, एक बॉन्ड पे क्या जुड़ गया आके, H जुड़ गया, ऊपर जोड़ दूं उसे, यहाँ ये जुड़ गया H, और यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड, और ये आपके पास कितने हैं, 2 बॉन्ड हैं, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझनी है आपको, कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अब H3O में से H पॉजिटिव यहाँ गया, यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा आपके पास H2O, और H2O के पास ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2। तो हुआ क्या कि इसमें डबल बॉन्ड यानी एल्कीन के ऊपर H पॉजिटिव आकर जुड़ा है, H पॉजिटिव को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, इसलिए इस हेडिंग को हमने कहा है एल्कीन का प्रोटोनीकरण। ठीक है, पहला स्टेप तो ये होगा। दूसरा स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या होगा कि कार्बोकैटायन पर H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखो ये कार्बोकैटायन बना है ना, ऐसा आयन जिसमें कार्बन के ऊपर धनावेश है, तो कार्बोकैटायन या कार्ब धन आयन भी कह सकते हो आप, कैटायन माने धन आयन। कार्बोकैटायन पर अब H2O का अटैक होगा, इसका H2O का नाभिक स्नेही आक्रमण, समझ रहे आप, नाभिक स्नेही आक्रमण। देखो कार्बन, यहाँ एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड, ये नया H जो जुड़ा है उसे लिखा है हमने, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉन्ड यहाँ है एक बॉन्ड यहाँ है, ये है कार्बोकैटायन। जब इसके ऊपर H2O अटैक करेगा, ध्यान से देखते रहिए जरा, कौन अटैक कर रहा है, H2O।
H2O जब अटैक करेगा तो वो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। जब यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखियो बिल्कुल एकदम। भाई ये कार्बन है, ये कार्बन तो जूंगा तू रहेगा, ठीक है। ये कार्बन क्या रहेगा, जूंगा तू। ए कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड। फिर इस कार्बन की बारी आई, इस कार्बन पे ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ जुड़ गया H2O। ऐसे जोड़ रहा मैं H2O को, देखो ऐसे जोड़ दूं, ये H2O जुड़ गया आगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज को आप दिखा सकते हो वहीं कार्बन के ऊपर दिखा दो या फिर यहाँ दिखा दो। ये पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। अब क्या होगा बताओ। अब आपने देखा कि H2O ने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद अब क्या होगा बेटे, अब नंबर 3 पे होगा विप्रोटोनीकरण। प्रोटॉन निकल के भागेगा वहां से जो आया था। सबसे पहले प्रोटॉन जुड़ा था ना, कहाँ है पहला स्टेप, ये है। देखो इसका प्रोटॉन इस पे जुड़ा था, ये प्रोटॉन आ गया था। अब क्या हुआ, प्रोटॉन को निकलना है, प्रोटॉन को निकलना है तो हम लिखेंगे विप्रोटोनीकरण। देखो विप्रोटोनीकरण कैसे होगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन जुड़ा था, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है बेटे। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ एक बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर है यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्या है बेटे, पॉजिटिव चार्ज। आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखाइए। वैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या फिर बॉन्ड दिखाओ आप एक, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन पहले से जुड़े हुए, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो है ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे ना, ये एक यहाँ एक यहाँ। तो क्या होगा बेटे, इसके ऊपर जब आप H2O आएगा, ये देखियो जरा ध्यान से, H2O के तो अणु बहुत सारे हैं वहाँ, H2O के अणु तो बहुत सारे हैं। पानी में ही तो हो रहा है ये सारा रिएक्शन, माध्यम तो जो है उसमें जल ही है। तो क्या होता है बेटे, ये यहाँ से ले लेता है क्या, ये H2O ले लेगा H पॉजिटिव आयन। क्या ले लेगा, H पॉजिटिव। तो कोई सा एक H पॉजिटिव, जैसे मैं कहूँ कि ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया यहाँ, आवेश को खत्म करने के लिए धनावेश है ना इसके ऊपर, और यहाँ से निकल के चला गया वो बाहर इसके पास। तो क्या बनेगा, C, इधर H, 2 H ये पुराने हैं, C, ये 2 H पुराने हैं, क्योंकि वो क्या था, इस कार्बन पे भी 2 H थे, इस कार्बन पे भी 2 H थे, इसलिए 2 H पुराने, 2 H पुराने। नए वाले को हमने H से दिखाया है, इसमें से निकल के चला गया। तो क्या बचा बताओ, यहाँ OH ही तो बचा, O और H ही तो बचा, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है हमारा एल्कोहल। अब यूं बताओ, जब H पॉजिटिव इसके साथ आ गया तो क्या बन के निकलेगा, ये H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव। अब एक बात समझनी है आपको ध्यान से, एक बात ये समझनी है कि जो प्रोटॉन आया था एसिड का, देखो ये प्रोटॉन एसिड का आया था, वही प्रोटॉन यहाँ से निकल के चला गया। जो प्रोटॉन आया था वही प्रोटॉन निकल कर चला गया है। ये मैकेनिज्म सब बच्चों को आना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से इसे समझना है। मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, इसके ऊपर जब जल का आप रिएक्शन करते हो तो मैंने सॉल्ट में आपको सिखाया है, एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH जुड़ेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। इन्होंने कहा है इथीन से इथेनॉल। देखो इथीन से इथेनॉल बनाया किसके द्वारा, जल के साथ रिएक्शन करके, और माध्यम कैसा है, अम्लीय। ये लिख दिया मैंने, माध्यम कैसा है, अम्लीय माध्यम है। क्रिया विधि में सबसे पहले क्या होगा, एल्कीन का प्रोटोनीकरण होगा। पानी में आपने एसिड घोल रखा है, H3O पॉजिटिव बने, डबल बॉन्ड के ऊपर H3O पॉजिटिव जब अटैक करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उसे देके H पॉजिटिव में कन्वर्ट होके यहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ गया यहाँ। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस जगह। क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज।
ये बन गया कार्ब कैटायन, H2O निकल गया अलग, क्योंकि ये H3O पॉजिटिव था, H पॉजिटिव यहाँ से जाके इसने यहाँ अटैक कर दिया, तो H2O निकल गया अलग। तो डबल बॉन्ड के ऊपर H पॉजिटिव जुड़ा है, देखो ये जुड़ा है H पॉजिटिव, तो इसलिए H पॉजिटिव को आप प्रोटॉन भी कहते हो, इसलिए इसे कहा प्रोटोनीकरण। नंबर 2 पे क्या हुआ, कार्बोकैटायन पर जल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन यहाँ लिख दिया मैंने, H2O जब इस पे अटैक करेगा तो सीधी बात है H2O यहाँ जुड़ जाएगा इसके ऊपर आगे, तो ये जुड़ गया। ये तो जू का तू है, ये जू का तू है, 2 बॉन्ड थे इस पे पुराने, ये 2 बॉन्ड पुराने ये है, नया बॉन्ड ये बना जो H2O जुड़ा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ के कारण यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ की वजह यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, जुड़ गया। वी प्रोटोनीकरण, ये जो H2O जुड़ा है इसमें से एक H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन निकल कर जाएगा, H पॉजिटिव को आप प्रोटॉन कह सकते हो। तो ये वाला कार्बन ज्यों का त्यों है, ये वाला कार्बन ज्यों का त्यों है, इसके ऊपर जो H2O जुड़ा था उसमें इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर दे के, जिससे इसका आवेश खत्म हो जाए, अपने आप H पॉजिटिव में कन्वर्ट होके बाहर निकलेगा, इसे मिलके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। और ये हमारे पास कार्बन है पुराना, ये 2 बॉन्ड पुराने हैं, कार्बन पुराना है, 2 बॉन्ड पुराने हैं, देखो कार्बन और 2 बॉन्ड, कार्बन और 2 बॉन्ड। ये हाइड्रोजन नया जुड़ा है, जैसे मैंने कहा था कि इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये OH नया जुड़ा है, जैसे कहा था मैंने इधर OH जुड़ जाएगा, इस तरह। तो इस तरह ये मैकेनिज्म आपको इसे लिख के एक एक बार, 2 बार, जितनी बार भी आप इसे रफ कॉपी पे लिखोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देख रहे फिर, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है आपको बेंजीन कंसंट्रेट H2SO4 तथा NaOH दिए गए हैं, आपको बेंजीन कोमा कंसंट्रेट H2SO4 व NaOH दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इन अभिकर्मकों के उपयोग द्वारा फिनॉल के विरचन की समीकरण लिखिए। इनसे फिनॉल बनाओ, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इनसे क्या बनाना है, फिनॉल। तो फिनॉल तो बना देंगे हम, देखो ध्यान से देखियो जरा आंसर को, कैसे बनाएंगे फिनॉल। बेंजीन दिया है इन्होंने, ये लिख लिया हमने बेंजीन, लो एक H दिखा दिया मैंने, आपको पता है बेंजीन है, क्या है बेटे, ये बेंजीन है। इसके ऊपर आप कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करा दो, ध्यान से देखियो जरा, कंसंट्रेट H2SO4 OHSO3H, देखो H2SO4 को लिख सकते हैं ना ऐसे OHSO3H, सिखा रखा है ना मैंने, देखो H2SO4 3 और 1 4, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, ये निकल गया H2O, और मेन प्रोडक्ट आया आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे आया आपका SO3H, यही तो आया, बेंजीन रिंग के टॉप पे हाइड्रोजन की जगह SO3H आ गया, जिसे आप कह सकते हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां लिख दूं मैं, ये बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब क्या करना है, ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है इसके ऊपर आप NaOH का रिएक्शन करा दो, NaOH भी तो दे रखा है इन्होंने हम, जब हम इसके ऊपर NaOH का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलता है, H2O, एसिड में से H, सल्फोनिक एसिड है ना, और बेस में से OH, तो क्या बन जाएगा बताओ, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे आ जाएगा SO3Na, क्या आ जाएगा
SO3H की जगह आ जाएगा SO3Na। इसे आप कह सकते हो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना है, इसका रिएक्शन फिर दोबारा NaOH के साथ करा दो आप। NaOH के साथ इसका रिएक्शन फिर दोबारा करा दो, NaOH। जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो इतना हिस्सा निकलेगा, ध्यान से देखियो जरा, इतना हिस्सा। बताओ क्या निकला है? Na2SO3, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, और बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या जुड़ेगा बताओ? OH। ये बन गया हमारा फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप बना सकते हो फिनॉल। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13वां क्वेश्चन क्या है? आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे? आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे? किसे संश्लेषित करना है? नंबर 1 तो इन्होंने कहा है, नंबर 1 ध्यान से देखना बेटे। नंबर 1 दे रखा, एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। एक उपयुक्त एल्कीन से एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉल बिल्कुल कर लेंगे। यानी फिनाइल भी चाहिए और 2 कार्बन चाहिए, और एल्कीन से बनाना है, यानी डबल बॉन्ड से। ऐसा करो आप, ये तो ले लो आप फिनाइल ग्रुप, फिनाइल चाहिए ना, और ये ले लो आप 2 कार्बन वाला डबल बॉन्ड। लो देखो जरा, पता है ये क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर क्रियात्मक समूह जब होता है ना, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं विनाइल। विनाइल बेंजीन है, VINYL, विनाइल बेंजीन है बेटे। C6H5 को बेंजीन ही तो कहोगे, विनाइल बेंजीन। या इसका एक और नाम है, इसे स्टाइरीन भी कहते हैं, स्टाइरीन। इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो, जल अपघटन करा दो। चलो अच्छा, ये जल अपघटन कराया हमने अम्ल की उपस्थिति में, जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म दिया था, क्रियाविधि दिया था ना, आपको बताया प्लस माइनस। मार्कोनी-कॉप्स रूल लगता है MKR, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ कार्बन परमाणु एक जैसे नहीं है। नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे और पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन पे। क्या बनेगा बताओ? C6H5, C6H5 जो का त्यों है, फिर कार्बन है, इस कार्बन पे जुड़ा है OH कार्बन, और इस पे 3 H हो गए हैं। बताओ अब क्या प्रोडक्ट है? यदि आप इस पे नंबरिंग करोगे, यहीं से तो करोगे नंबरिंग 1 2। 1 पे ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल है, 1 फिनाइल इथेनॉल, यही तो बना। 1 पे क्या है? फिनाइल, 1 फिनाइल इथेनॉल, यही तो बना बेटे प्रोडक्ट, 1 फिनाइल इथेनॉल। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट इन्होंने कहा है, SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्काइल हैलाइड के उपयोग से, SN2 अभिक्रिया द्वारा
एल्काइल हैलाइड के उपयोग से क्या बनाना है, देखें जरा। एल्काइल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल बड़ी आसानी से बन जाएगा। साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल बनाना है। एल्काइल हैलाइड ले लो एक आप, एल्काइल हैलाइड देखो ऐसा ले लूं क्या, देखो साइक्लोहेक्साइल तो ये हो जा, और एल्काइल हैलाइड लेना है CH2Br, एक कार्बन वाला लिया बेटे। साइक्लोहेक्साइल बनाना है तो साइक्लोहेक्साइल लिया, मीथेनॉल बनाना है तो एक कार्बन वाला हैलाइड लिया। अब इसके ऊपर आप जलीय NaOH का रिएक्शन करा दो बस। NaOH होना चाहिए जलीय, ये लिख दिया एक्वस। बताओ करा दोगे क्या रिएक्शन? जब एक्वस NaOH का रिएक्शन कराओगे तो सीधी बात है, यहाँ से Br और यहाँ से NaBr निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आ गया साइक्लोहेक्साइल CH2OH, साथ में निकलेगा आपका क्या निकला है, NaBr, यहाँ लिख दो -NaBr। अब देखो साइक्लोहेक्साइल है, मीथेनॉल एक कार्बन वाला एल्कोहल है, तो ये बेटे साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल ही तो बना है, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल बना है बेटे। क्या बना है? साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। तीसरा पार्ट देखो क्या कह रहे हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में कहा है एक उपयुक्त एल्काइल हैलाइड के उपयोग से पेंटेन 1 ऑल, उपयुक्त एल्काइल हैलाइड क्या बनाना है? पेंटेन 1 ऑल बनाना है, पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, बना देंगे हम। भाई एल्काइल हैलाइड से पेंटेन 1 ऑल बनाना है। पेंटेन 5 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड ले लो आप, 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 लो। बताओ क्या लिया? 1 ब्रोमो पेंटेन नहीं है, 1 ब्रोमो पेंटेन। भाई 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो करोगे नंबरिंग। 1 ब्रोमो पेंटेन है, इसके ऊपर आप NaOH या KOH का रिएक्शन करा दो आप, जलीय होना चाहिए। हो गया आपका, लो प्रोडक्ट बन गया जो चाहिए था। क्या चाहिए था? पेंटेन 1 ऑल। ये तो निकल गया आपका KBr, तो निकल गया साइड प्रोडक्ट। 5 कार्बन के पहले कार्बन पे OH होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ होगा OH, 1 2 3 4 5। बताओ नाम। 5 कार्बन है, पेंटेनॉल है, पेंटेन पहले पे है 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल इस तरह बनेगा बेटे। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, इसका नाम बता दोगे? साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड। कहाँ लिखूं इसका नाम? ऊपर लिख दूं? साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड, ये लिख दिया मैंने इसका नाम। इसका नाम लिखा है साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन देखो बेटे। 14वें क्वेश्चन में कहा है ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो। ऐसी 2 अभिक्रियाएं
दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति स्पष्ट होती हो। समझ रहे ना आप? करा रखी है वैसे तो मैंने ऐसे रिएक्शन। और फिर इन्होंने कहा है फिनॉल की अम्लता की तुलना इथेनॉल से कीजिए। इन्होंने कहा है फिनॉल की अम्लता की तुलना किससे कीजिए? इथेनॉल। कर देंगे बिल्कुल। इथेनॉल से कीजिए कि फिनॉल और इथेनॉल में ज्यादा अम्लीय कौन है। पक्की बात है फिनॉल है, पहले भी कई बार आपको सिखाया है। चलो आंसर लिख रहे हैं, इसका ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले तो ऐसे दो रिएक्शन लिखेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि फिनॉल एसिड है। नंबर एक, पहला रिएक्शन ये बनाया हमने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दिया OH। क्या है बताओ? ये फिनॉल है। जब फिनॉल के ऊपर आप सोडियम का रिएक्शन करते हो तो क्या होता है बताओ? सोडियम का रिएक्शन करते हो तो यहाँ से H हट जाएगा, और H हट के यहाँ बनेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर ONA। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, H जो निकलेगा वो इस तरह लिख दो आप, हाफ H2। तो जिसने H आयन, H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन अपने अंदर से निकाल रहा है वो तो एसिड ही होगा, होगा नहीं एसिड? तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड बनाए ना, ये क्या बनाया? सोडियम फिनॉक्साइड। तो एक तो रिएक्शन आप ये वाली दे सकते हो। एक रिएक्शन में इधर लिख रहा बेटे, मान लो मैं आपको कह दूं कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर है OH, और मैं आपको कह दूं कि इसका रिएक्शन चलो NaOH से कराते हैं। किससे कराते हैं? NaOH से। तो NaOH से जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या निकलेगा? H2। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। बताओ, अभी तो अम्लीय लक्षण इसका स्पष्ट होता है। H पॉजिटिव आयन छोड़ रहा है, इसका मतलब एसिड है। और बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या आ जाएगा बताओ? टॉप पे आ जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या आया बेटे? सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये तो दो रिएक्शन ऐसी हैं, आप नाम लिखना चाहते हो लिख लेना, सोडियम फिनॉक्साइड। और यहाँ भी सोडियम, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ तो जगह है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। अब इन्होंने यूं भी कहा है कि फिनॉल की अम्लता की तुलना इथेनॉल से कीजिए। अब फिनॉल की अम्लता की तुलना जब आप इथेनॉल से करोगे, कि कोई आपसे पूछ ले कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या फिर इथेनॉल ज्यादा एसिडिक है। भाई हमें पता है अल्कोहल भी एसिडिक होते हैं और फिनॉल भी एसिडिक होते हैं, पर ज्यादा अम्लीय कौन है, ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल या इथेनॉल? ठीक है, अल्कोहल में हमने इथेनॉल लिया है। हालांकि इस बात को मैंने पहले आपको सिखा रखा है कि फिनॉल ज्यादा अम्लीय होते हैं अल्कोहल के मुकाबले। पर जब फिनॉल और इथेनॉल की आप तुलना करोगे ना, तो आपको इस बात को समझना है कि जब कोई भी एसिड, सुनियो ध्यान से, मान लो आपके पास कोई भी एसिड है, वो ज्यादा अच्छा एसिड, ज्यादा अच्छा अम्ल पता कब होता है? जब होता है जब वो H पॉजिटिव आयन छोड़ने के बाद बनने वाला जो आयन है वो आयन ज्यादा स्टेबल हो। दोबारा सुनो ध्यान से, अच्छा अम्ल वो होता है जिसके अंदर से H पॉजिटिव आयन जब निकलता है ना, तो H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद जो आयन बचता है, जो स्पीसीज बचती है, वो ज्यादा स्टेबल हो, वो होता है अच्छा आयन। फॉर एग्जाम्पल, वो होता है अच्छा अम्ल। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको कह रहा कि मान लो आपके परिवार में, आपके खानदान में दो बड़े आदमी हैं, एक तो आपके ताऊ जी हैं और एक आपके चाचा जी हैं। मान लो आपके ताऊ जी हैं और चाचा जी हैं, दो हैं, और वे दोनों आपके घर आए या फिर कोई ओकेजन है, कोई त्योहार है, तो दोनों आपके सामने खड़े हुए। जरा ध्यान से सुनना,
बहुत बड़ा लॉजिक है इस बात में। तो दोनों आपके सामने खड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जन्मदिन है सुनियो ध्यान से। आपका क्या है, बर्थडे है, आपके ताऊ जी भी खड़े हुए, आपके चाचा जी भी खड़े हुए। हुआ क्या कि उन दोनों में से दोनों को आपको कुछ पैसे देने हैं, किसमें, उपहार स्वरूप, एक गिफ्ट के तौर पे आपको कुछ पैसे देने हैं कि बच्चे के काम आ जाएंगे उसकी पढ़ाई में, शायद उसे नोटबुक या बुक खरीदनी हो, पेन पेंसिल कुछ खरीदना हो, जो उसकी इच्छा होगी वो खरीद लेगा। आप सामने खड़े हुए, दो आपके बड़े आपके सामने खड़े हुए, ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, जो भी कुछ है, जीजा जी, जो भी कुछ है। मैं दो आदमियों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। उन दो आदमियों में से पहले ने भी अपने जेब से 500 रुपए निकाल ले, सुनियो ध्यान से। पहले ने अपने जेब से 500 रुपए निकाल के आपको दिए, और दूसरे ने भी अपनी जेब से 500 रुपए निकाल के आपको दिए। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि दोनों ही बराबर प्यार करते हैं मुझे। तो बेटे खाली 500 रुपए निकलने पे ही प्यार जाहिर नहीं होता है। सुनियो ध्यान से। 500 रुपए निकलने के बाद और आप तक पहुंचने के बाद उन दोनों का रिएक्शन आपको चेक करना है कि उनका रिएक्शन कैसा है। एक ने 500 रुपए दिए और 500 रुपए देने के बाद वो बहुत खुश है, ठीक है, चाहे मैं आपके चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, मामा जी हैं, फूफा जी हैं, जीजा जी हैं, जो भी हैं। 500 रुपए देने के बाद में बहुत खुश हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं एकदम कि मैंने बहुत अच्छा काम करा है। यानी उनके अंदर स्थायित्व आ चुका है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, वे खुश हैं। और एक ऐसे हैं कि 500 रुपए उन्होंने आपको दिए, शायद किसी मजबूरी से दिए हों कि दूसरे ने 500 दिए इसलिए मैं भी 500 दूंगा, नहीं तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। 500 रुपए देने के बाद उनका मूड अच्छा नहीं है, आपको उनका चेहरे को देखकर लग रहा है कि वे खुश नहीं है। तो समझ जाओ कि उनके अंदर स्थायित्व नहीं आया है। उनकी 500 रुपए देने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने मजबूरी में दिए, और वे स्टेबल नहीं है, स्थायित्व उनके अंदर नहीं है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वे अच्छे हैं, आपको प्यार करते हैं, पर उतना नहीं करते जितना वो पहले वाले करते हैं, जो 500 रुपए देने के बाद बहुत खुश हुए हैं। तो सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस। इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि मैं फिनॉल की बात करूं और यदि मैं इथाइल अल्कोहल की बात करूं, तो बेटे इथाइल अल्कोहल भी एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, पक्की बात है। और फिनॉल भी एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, पक्की बात है। पर इथाइल अल्कोहल एच पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद चैन से नहीं बैठ सकता है। उसके अंदर जो आयन उसका बनेगा एच पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद, वो स्टेबल नहीं होगा। जो कार्ब ऋण आयन होगा वो स्टेबल नहीं होगा। और जबकि मैं फिनॉल की बात करूं, तो फिनॉल एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, पक्की बात है, जिस तरह इथाइल अल्कोहल ने रिलीज करा। पर फिनॉल से एच पॉजिटिव आयन निकलने के बाद फिनॉल जिस ऋण आयन में कन्वर्ट होगा, वो ऋण आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है जी, बहुत ज्यादा स्थायी होगा तो ये बात तो पक्की है वो अच्छा एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यदि हम इथाइल अल्कोहल से कंपेयर करें। पर दूसरा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है जी, वो ज्यादा स्थायी क्यों है, क्या रीजन है कि वो खुशियां मना रहा। रीजन ये है कि फिनॉल के अंदर से जब एच पॉजिटिव आयन रिलीज होता है, तो रिलीज होने के बाद जो भी एनायन बनता है, ऋणायन बनता है, वो अनुनाद दिखाता है, अनुनादी संरचनाएं दिखाता है। और आपको पता है कोई भी यौगिक जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं दिखाता है, वो यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी, स्टेबल होता है। क्लियर होगी बात। तो हमें दूसरा जो इन्होंने फैक्टर दिया था, दूसरा जो इन्होंने पूछा था क्वेश्चन हमारे से, वो क्या दिया था, ये दिया था फिनॉल की अम्लता की तुलना इथेनॉल से कीजिए। देखो मैं क्या लिखूंगा यहां, ध्यान से देखियो। फिनॉल कोमा इथेनॉल से, फिनॉल इथेनॉल से अधिक, इथेनॉल से अधिक अम्लीय होता है, एसिडिक, अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन छोड़ने के बाद,
छोड़ने के बाद फिनॉल से बनने वाला जो आयन होता है ना उसे फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। बनने वाला फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। समझ रहे हो आप? फिनॉल का आयन अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। क्योंकि बता दूं क्यों होता है ज्यादा स्थायी? क्योंकि वह अनुनाद दिखाता है, अनुनाद, रेजोनेंस। जबकि इथेनॉल से बनने वाला इथॉक्साइड आयन, या इथॉक्सी भी कह सकते हो आप, इथॉक्सी, इथॉक्साइड आयन अनुनाद न दिखाने के कारण कम स्थायी होता है। ठीक है बेटे, चलो इस बात को समझ रहे। जैसे आपको पता है कि ये मैंने बेंजीन रिंग बनाया, ध्यान से समझियो। इसके ऊपर है OH, क्या है? OH है इसके ऊपर, ये जोड़ दिया OH। आपको पता है जब ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन इसने रिलीज कर दिया, अब क्या बचा ये बताओ? O नेगेटिव ही तो बचा। क्या बचा? O नेगेटिव। तो इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेगी बेटे कम से कम 5। एक और दूसरी अनुनादी संरचना यहां बना देंगे, 2, 3, 4 और 5। अब देखो क्या खेल है। आपको पता है कि ये O नेगेटिव है और इसके पास 1, 2, 3 लॉन पेयर होंगे। ध्यान से समझते रहिए, इसका एक लॉन पेयर यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज लेगी। ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, O बन गया, 2 पेयर बचे हैं। ठीक है, चार्ज इसके ऊपर अब रहा नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ जो है जब ये दोनों बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ आ जाएगा ना वो नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ये वाला बॉन्ड ज्यों का त्यों है, ये वाला बॉन्ड भी ज्यों का त्यों है। अब ये नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ये है डबल बॉन्ड O, 2 इसके पास लोन पेयर हैं, ये बॉन्ड यहाँ नया बना है और ये पुराना बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और ये बॉन्ड ज्यों का त्यों है। अब क्या होगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, डबल बॉन्ड बना लेंगे और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड O, ये 2 लोन पेयर हैं, ये नया बॉन्ड बना और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस बॉन्ड को दोबारा फिर अपनी जगह जाना पड़ेगा। ये बॉन्ड और ये नया बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड बचेगा, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और 3 लोन पेयर। तो यूं बताओ ये कितनी अनुनादी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5। जब अनुनादी संरचनाएं 5 हैं तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि जिस यौगिक की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो यौगिक या वो स्पीसीज या वो आयन या वो अणु या वो परमाणु उतना ज्यादा स्थायी होता है। जब इसकी मालिक की 1, 2, 3, 4, 5 अनुनादी संरचनाएं हैं तो ये बात तो आपको स्पष्ट हो रही होगी बहुत ज्यादा स्थायी होगा। और ये कौन सा आयन है? वो आयन है जो फिनॉल में से H पॉजिटिव निकलने के बाद बना है, यानी फिनॉक्साइड आयन।
और फिनॉक्साइड आयन जब 5 अनुनादी संरचनाएं दिखा रहा है तो फिनॉक्साइड आयन तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा। और जब फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्थायी है, इसका मतलब ये तो बहुत चाह रहा होगा, फिनॉल तो बहुत ज्यादा चाह रहा होगा कि यार किसी तरह से H पॉजिटिव छोड़ूं और स्थायी हो जाऊं, जिंदगी के मजे लूं। तो इसलिए आपका जो फिनॉल है वो ज्यादा स्टेबल या ज्यादा अच्छा एसिड होता है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन में। अब आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 14 था ना, यो समझ में आ गया होगा ये तो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ आप, देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां है, समझाइए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। समझाइए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, समझाइए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कोमा ऑर्थो मिथॉक्सी तो है, ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल से, देखूं जरा, ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल ही है, अधिक अम्लीय क्यों होता है। अधिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अधिक अम्लीय क्यों होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल। यहाँ लिख रहा हूं इसका आंसर, देखो समझा दूं पहले। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है। चलो यहाँ समझा रहा मैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देखो आप, यहाँ बना दूं, ये बेंजीन रिंग है, ये टॉप पे OH है और ये है NO2 ग्रुप। ध्यान से समझियो, यदि इसमें से आपने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया ये, तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद ये बनेगा, ये आपका NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये O नेगेटिव, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये है, और ऑर्थो पे मिथॉक्सी रख दिया यदि मैंने, बेंजीन रिंग OH, मिथॉक्सी CH3O या OCH3 लिख दूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। OCH3 लिख रहा हूं बेटे, OCH3। यदि इसमें से H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया यहाँ से तो क्या होगा, इसमें भी यहाँ से एसिडिक करेक्टर दिखाना ना, तो ये बेंजीन रिंग बचेगी, O नेगेटिव और यहाँ OCH3। अब सुनियो ध्यान से बिल्कुल, वे यूं कह रहे कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ज्यादा अच्छा एसिड है, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड नहीं है। तो कोई भी एसिड, कौन सा एसिड अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, वो खाली H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कभी आप यूं सोचते हो कि जिसने आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया वो अच्छा एसिड है। बेटे आसानी से H पॉजिटिव आयन कौन रिलीज करेगा, ये बात किस बात पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है कि इसका जब H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो बनने वाला आयन ज्यादा स्थायी होगा या कम स्थायी। यदि बनने वाला आयन जो भी इथॉक्साइड आयन है या इथॉक्सी आयन है, वो यदि ज्यादा स्थायी हुआ तो ये बहुत खुशी खुशी H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा और बढ़िया एसिड होगा। तो हमें देखना है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से बनने वाला आयन ज्यादा स्थायी है या ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल से बनने वाला आयन ज्यादा स्थायी है। अब कैसे पता चलेगा भाई, अनुनादी संरचनाएं तो ये भी दिखाएगा ये भी दिखाएगा। भाई अनुनादी संरचनाएं तो दोनों ही दिखाएंगे, क्योंकि दोनों में ही बेंजीन रिंग है। तो यहाँ हम निर्णय अनुनादी संरचनाओं के आधार पर नहीं ले सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है जी, किसके आधार पर निर्णय ले, निर्णय लेंगे हम आवेश के आधार पर। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इथॉक्साइड आयन है दोनों, ये नाइट्रो वाला इथॉक्साइड आयन, ये है मिथॉक्सी वाला। यदि नाइट्रो ग्रुप ने इसके ऊपर आवेश को बढ़ा दिया, सुनियो ध्यान से, कोई भी आयन उसके ऊपर आवेश होता है धनावेश या ऋणावेश।
यदि आप उस आवेश को और ज्यादा बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब उसकी परेशानी, उसकी समस्या, उसकी दिक्कत, उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो वो कहाँ से स्थायी हो जाएगा? स्थायी तो कोई भी आयन ज्यादा स्थायी तब होता है जब आप उसके आवेश को थोड़ा सा घटा दो, उसे थोड़ी सी शांति दे दो, उसे थोड़ा सा आराम दे दो। यदि आवेश जितना भी है, मान लो कोई धन आयन है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं आपको यूं कह दूंगी CH3 CH3 तीन मिथाइल ग्रुप हैं, ये तीनों जुड़े हुए हैं इस कार्बन से। अब समझ लियो ध्यान से, बच्चों का खेल नहीं है बिल्कुल भी, पुरानी बातें याद दिलवा रहा हूं। तीन मिथाइल ग्रुप हैं कार्बन से जुड़े हुए हैं। मैं आपको कह रहा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बोकैटायन है। क्या है? कार्ब धनायन। तो मुझे यूं बताओ, CH3 की आदत इलेक्ट्रॉन को देने की है, इलेक्ट्रॉन दाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर को इधर को इधर को, यानी नेगेटिव चार्ज को धक्का दे रहे हैं तीनों CH3 अपनी तरफ से, माइनस को उधर भेज रहे। जब अपनी तरफ से माइनस को उधर भेज रहे तो कार्बन पे पॉजिटिव है, इसे दिक्कत क्या है? इसके ऊपर धनावेश है और ये तीनों मिलके क्या कर रहे? इलेक्ट्रॉन्स को इधर को धकेल रहे, यानी माइनस को धकेल रहे। इसका मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को घटाने की कोशिश कर रहे तीनों। तो यदि आवेश को ये तीनों घटा रहे ना, तो इसे बहुत खुशी होगी, और इसे इतनी खुशी होगी कि यूं कहेगा कि मेरी समस्या यो है कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेरी दिक्कत यो है कि मेरे ऊपर धनावेश है, और मेरी दिक्कत को ये तीनों कम कर रहे हैं, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इधर को धकेल लेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज घटेगा, इसके दुख दर्द कम होंगे, इसकी समस्या कम होगी, इसकी प्रॉब्लम कम होगी। तो ये वाला आयन जो यहाँ बनाया है कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा स्थायी होगा, अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। यानी किसी आयन के ऊपर जो आवेश है, यदि आपने उसे घटा दिया ना, तो समझ जाओ कि आप उस आयन की समस्याओं को कम कर रहे हो, यानी उसकी लाइफ बढ़ा रहे हो, और लाइफ उसकी बढ़ेगी जिसका स्थायित्व ज्यादा होगा। क्लियर हो रही बात? तो यदि आपको कोई पूछे ना कि कार्बोकैटायन है, कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्थायी कौन सा कार्ब धनायन होता है? तो यहाँ साफ दिख रहा टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ इसके पॉजिटिव चार्ज को घटाने की कोशिश कर रही है तीनों, तो स्टेबल तो होगा ही। अब यदि मैं कह दूं कि यार ये कार्बोकैटायन नहीं है, मैं कहूं कि कार्बोकैटायन नहीं है भाई ये, मैं कहूं ये तो कार्ब ऋण आयन है। क्या है? कार्ब ऋण आयन या कार्ब एनायन, इसके ऊपर मान लो माइनस चार्ज है, तो इसे दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, परेशानी इस बात की है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, समस्या इस बात की है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से परेशान है गरीब आदमी। और ये तीनों क्या कर रहे? ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे, अपने इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन इधर को धक्का दे रहे। ये तो पहले ही माइनस से परेशान है, और इलेक्ट्रॉन जो इधर को आ रहे हैं वे भी तो नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे, और ज्यादा इस पे माइनस बढ़ा दिया, और ज्यादा माइनस बढ़ा दिया, जो जितने दुख थे उन दुखों को और ज्यादा बढ़ा दिया दुखों को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये जो आयन होगा ना, वो बहुत कम स्थायी होगा। क्या होगा? बहुत कम स्थायी, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। यदि आपसे कोई पूछे कि कार्ब ऋण आयन है, जैसे कि ये है, कार्ब ऋण आयन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बिल्कुल ना कह दियो कि टर्सरी कार्ब ऋण आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायन हो सकता है, टर्सरी कार्बो एनायन सबसे कम स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल होगा। माइनस की वजह से दुखी है, ये भी माइनस देने पे तुले हुए, तो दुखी तो होगा ही, स्टेबिलिटी कहां से आ जाएगी? अब यदि इस बात का मैंने आपको रिवीजन कराया है, ये चीजें समझाई हैं आपको पहले भी, जिस बच्चे ने ईमानदारी से चैप्टर को पढ़ा है, अब यहाँ इसी बात को अप्लाई करो आप जरा। आप मुझे देखो जरा, सोच के बताओ, आप जब इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में सोचोगे तो आपको एक बात समझनी बेटे, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला। जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, यानी कि सारे रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींच रहा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी तो अपनी तरफ खींच रहा होगा।
जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींच रहा तो क्या हो रहा, इसके ऊपर माइनस को घटा रहा है, ऋण आवेश को क्या कर रहा, घटा रहा। माइनस की वजह से परेशान है ना, किसकी वजह से परेशान है, माइनस की। और जब इसकी आदत इलेक्ट्रॉन को खींचने की है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की है, तो क्या करेगा, पूरी रिंग के और इस ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज घटेगा और इसे थोड़ी शांति मिलेगी। इसका मतलब यह है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से बनने वाला जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है। जब वो ज्यादा स्थायी आयन में कन्वर्ट होगा तो वो H पॉजिटिव आयन क्यों नहीं छोड़ेगा अपना, वो तो छोड़ेगा H पॉजिटिव आयन। और जब H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा तो मैं कहूंगा ही कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड है। पर यदि यहाँ बात करो आप, यहाँ जो ये आपका OCH3 जिसे आप कहते हो मिथॉक्सी, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसकी आदत है इलेक्ट्रॉन देने की, और इलेक्ट्रॉन को रिंग में दे के मारेगा एकदम। और जब इलेक्ट्रॉन्स को दे के मारेगा रिंग में तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, देखो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स को ये रिंग में दे के मारेगा एकदम, सारे इलेक्ट्रॉनों की जो है इस जगह डायरेक्शन दिखाई देगी आपको, इलेक्ट्रॉन वहां गए, वो तो पहले ही माइनस की वजह से दुखी था और इसने और ज्यादा दुखों का जो है भंडार उसकी तरफ भेज दिया, ले भाई और दुखी हो। तो आवेश जो है चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, मान लो कोई आयन है, या तो वो धनावेशित होगा या तो वो ऋणावेशित होगा, तो उस आयन का आवेश जितना ज्यादा बढ़ेगा ना, आवेश जितना ज्यादा खड़ा होगा, यूं समझ लो। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन इधर रिंग में, यहाँ आवेश माइनस की वजह से दुखी था और खड़ा हो रहा माइनस। माइनस आवेश जितना ज्यादा जंप लेगा, जितना खड़ा होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, आवेश को जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे ना, आप दुखों को उतना बढ़ा रहे हो, उसके वो कहाँ से स्थायी हो जाएगा, वो तो स्थायी हो ही नहीं पाएगा। वो स्थायी जब होगा जब आप उसके दुखों को घटाओगे, उसके आवेश को घटाओगे। यो घटा रहा है इसके दुखों को और ये तो बढ़ा रहा है इसके दुखों को, और जब इसके दुखों को बढ़ावेगा तो कहां से स्थायी, वो यूं सोच रहा ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल, पता क्या सोच रहा, यूं सोच रहा यार अभी ठीक हूं मैं, यदि मैंने H पॉजिटिव आयन छोड़ दिया तो मेरे तो दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये जो फिलहाल मेरा दोस्त कह रहा ना कि मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, यही दुखी करेगा मुझे, यही दुखी करेगा, पक्की बात है। समझ में आ रही बात आपके कुछ? तो हमें एक बात समझ में आई, हमें यूं समझ में आया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। लिखूं आंसर, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से बनने वाला फिनॉक्सी या फिनॉक्साइड कह दो, फिनॉक्साइड आयन बनने वाले लिखूं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दूं, बनने वाले फिनॉक्साइड आयन में उपस्थित, फिनॉक्साइड आयन में उपस्थित कौन सा ग्रुप है, NO2। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के कारण, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के कारण, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के कारण O नेगेटिव पर आवेश को घटा देता है। अतः फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी हो जाता है। जबकि OCH3 ग्रुप, देखो OCH3 तो इसमें है, OCH3 ग्रुप इसका उल्टा करता है।
समझ रहे? वो क्या करेगा, वो माइनस चार्ज को बढ़ा देगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। यदि आप समझ लेते हो क्वेश्चन को, चाहे उसका उत्तर कितना ही बड़ा लिख दो, आपकी मर्जी है। और यदि क्वेश्चन आपकी समझ में ही नहीं आया है तो फिर तो उत्तर में रट्टा ही मारोगे आप, ये बात पक्की है बिल्कुल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देख रहे हैं फिर हम। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखेंगे सब। इन्होंने कहा समझाइए कि बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह, समझाइए कि बेंजीन वलय का मतलब रिंग से जुड़ा OH समूह, OH ग्रुप उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कैसे सक्रिय करता है? उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कैसे सक्रिय करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम समझ आ जाएगा आपके, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ठीक है बेटे, क्या गिर गया, कैसे गिर गया? ध्यान से समझेंगे बेटे। देखो यहां से लिख रहे हैं आंसर, बेंजीन रिंग से जुड़ा OH ग्रुप, ये आपका क्या है, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, OH ग्रुप अटैच है, ये है OH। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी समझा रखा है मैंने, आपको पता है कि इसके पास 2 लोन पेयर हैं 2 लोन पेयर। पहले मैं बना दूं संरचनाएं, एक ये संरचना बनाई, 2 बन गई, 3 4 और 5 अनुनादी संरचनाएं बनानी है आपको। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ गया और ये वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ गया, ये तो डबल बॉन्ड बन गया OH, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और ये बॉन्ड ज्यों का त्यों। अब क्या होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ बॉन्ड बना लेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये डबल बॉन्ड OH है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है और पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नया बॉन्ड बना है और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, ये वाला बॉन्ड ज्यों का त्यों है। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे माइनस चार्ज लेके। OH एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड नया बन गया और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए नेगेटिव चार्ज के द्वारा। ये नेगेटिव चार्ज फिर दोबारा यहाँ बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड को वापस भेज दिया जाएगा दोबारा वहां। तो ये OH और आगे आपके 2 लोन पेयर, ये बॉन्ड और ये नया बॉन्ड। तो ये अनुनादी संरचनाएं बनी बेटे फिनॉल की। ये क्या बनी, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। और इन अनुनादी संरचनाओं से आपको एक बात पता चली होगी कि ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो 3 पोजीशन को इसने एक्टिवेट कर दिया है। कितने पोजीशन को, 3 पोजीशन को। तो आप लिख सकते हो चूंकि OH ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होने के कारण, इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होने के कारण
रिंग में, बेंजीन रिंग की बात कर रहे, रिंग में अनुनाद को दिखाने में या प्रदर्शित करने में हेल्प करता है, दिखाने में सहायता करके ऑर्थो व पैरा स्थितियों को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए सक्रिय कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, ऑर्थो पे आया और किस पे आया, पैरा पे। ऑर्थो तो दो है ना, ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है, नेगेटिव यहाँ यहाँ और पैरा पोजीशन पे आया। इस तरह आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 17 इधर से लिखो, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बेटे 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। चलो देखते हैं कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहला नंबर पे इन्होंने दे रखा है, पहला रिएक्शन दे रखा है, प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। क्षारीय KMnO4, अम्लीय KMnO4, उदासीन KMnO4, ये तीनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, देखो 1 2 3 प्रोपेन और 1 ऑल हो गया, इसका ऑक्सीडेशन करना है। यदि आप KMnO4 लोगे और इसे किसी क्षार में डाल दोगे तो आपको मिलेगी नवजात ऑक्सीजन, और यहां से HHO, ये H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, सिखा रखा आपको, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CHO। अब यदि इसका फिर दोबारा से आपने KMnO4 लिया और OH नेगेटिव क्षारीय लिया तो नवजात ऑक्सीजन देगा। ये ऑक्सीजन CHO किस में बदल जाता है, COOH में, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH। बताओ, ये तो सिखा रखा आपको कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था ये बताओ, ये था प्रोपेन 1 ऑल, और ये क्या बना बताओ, 1 2 3 3 है तो प्रोपेनल है, IUPAC में ही लिख रहा मैं, प्रोपेनल, ठीक है। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनेगा बेटे, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। दूसरा देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। दूसरा पूछा है ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया। ब्रोमीन की कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में फिनॉल से क्रिया, बताओ कर दोगे क्या? बहुत आसान है, कई बार करा रखा रिएक्शन। फिनॉल लो आप, ये फिनॉल है,
OH कर दूं ऊपर, ऑर्थो और पैरा पे एक एक H दिखा दिया हमने। इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ कराओ, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में। या तो यहाँ से H यहाँ से Br निकलेगा, या फिर यहाँ से H यहाँ से Br निकलेगा। कुल मिला के HBr निकलना है एज द साइड प्रोडक्ट। एक तो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग और टॉप पे तो OH है, और यदि यहाँ से निकला ना तो एक तो ये बनेगा प्रोडक्ट। नाम बता दो इसका क्या है। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है ना, यहाँ लिख दूं ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस यहाँ से H यहाँ से Br, HBr, यहाँ आ जाएगा Br। एक इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, देखो बेंजीन रिंग। बताओ नाम बताओ, क्या नाम है? पैरा ब्रोमोफिनॉल। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का आपको मिलेगा मिक्सचर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन करा रहा फिर मैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तीसरा है बेटे तनु HNO3 की, तनु को डाइल्यूट कहते हैं ना, तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया। फिनॉल से अभिक्रिया कर लोगे क्या? बहुत आसान है, करा रखी है आपको। देखो ये बेंजीन रिंग है, फिनॉल बनाने के लिए ऊपर OH जोड़ दिया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो और पैरा पे एक एक H जोड़ दिया। HNO3 का रिएक्शन कराना है तनु का, OHNO2 हम इसे लिखते हैं बार बार। आपको पता है HNO3 का यदि बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराना हो तो OHNO2 लिखना चाहिए, या तो यहाँ से H और यहाँ से OH, और या फिर यहाँ से H और यहाँ से OH। कुल मिला के H2O तो निकलना ही है। मेन प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के टॉप पे OH और यहाँ आ जाएगा NO2 ग्रुप। एक तो ऐसा बनेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, बेंजीन रिंग टॉप पे OH और बॉटम पे NO2। बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये बताओ क्या है? ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर हमें मिलेगा। ठीक है बेटे। अच्छा, एक और दे रखा इन्होंने, इसे भी देखो, नंबर 4। नंबर 4 इन्होंने कहा है फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में, फिनॉल की जलीय NaOH, एक्वस NaOH, जलीय NaOH की उपस्थिति में, जलीय NaOH की उपस्थिति में किससे क्रिया करनी? क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे दिया इन्होंने तो, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। पहचान जाओगे आप एकदम। देखो फिनॉल है, क्या है बेटे? फिनॉल, फिनॉल है ना। NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, देखो क्लोरोफॉर्म है ना, CHLOROFORM, क्लोरोफॉर्म। NaOH, जलीय NaOH ले लो या KOH ले लो, एक ही बात है। रिएक्शन आपकी जानी पहचानी है, समझ में आ रही होगी आपके। कितने NaCl हैं? 3 तो निकल गए। लो NaCl प्लस हाइड्रोजन 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। देखो हो गए 4 हाइड्रोजन पूरे। 2 O भी निकाल दो इनके साथ, 2 O। अब क्या बचा? C बचा,
ठीक है, H बचा और एक O बचा, तो बेंजीन रिंग टॉप पे तो OH है ही, यहाँ बताओ CHO, एल्डिहाइड आ जाएगा यहाँ ग्रुप, एल्डिहाइड। नाम आपके याद होगा, सैलिसाइलल्डिहाइड। क्या है बेटे? सैलिसाइलल्डिहाइड है ना, कई बार बना लिया। और आपके एक बात और समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन कौन सी है, ये राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बेटे? ये राइमर टीमैन रिएक्शन है। ठीक है बेटे। अच्छा, जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लो बेटे स्क्रीनशॉट। ले लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक, आज के क्वेश्चंस जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वे आपके समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है। और बेटे मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि यदि आप निश्चित क्रम में पढ़ाई करोगे, एक निश्चित क्रम से पढ़ते चले जाओगे पूरे यूनिट को, और उस यूनिट के सारे उदाहरण भी करोगे, और उसके सारे पाठ्य निहित भी करोगे, और उसके सारे अभ्यास प्रश्न भी करोगे एनसीईआरटी से, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब के यूनिट के बाद के क्वेश्चंस करके देख लेना, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यदि आप ईमानदारी से एनसीईआरटी को लगाओगे पूरा, क्योंकि हमारा सिलेबस एनसीईआरटी का ही है बेटे। तो एनसीईआरटी के आपको क्या करने हैं, पहले तो सारे टॉपिक करने हैं जैसे मैं कराता हूँ, फिर सारे उदाहरण करते हैं, फिर पाठ्य निहित, और फिर क्या करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, भले ही उनकी लैंग्वेज चेंज होकर आ जाए। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी बुक करनी सर, कौन सी। आप एनसीईआरटी को एक यूनिट को पूरा निचोड़ दो, और उसे निचोड़ने के बाद फिर चाहे एक्सरसाइज तुम कहीं से भी करते रहो, पर इतना काम एनसीईआरटी में से जरूर कर लो, थ्योरी, उदाहरण, पाठ्य निहित और एक्सरसाइज। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।